बड़ा सोचो बड़ा करो, सफलता विचारों से आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। साथियों, आपने देखा होगा कि जो पहले वाली जो हमारी क्लास है उसमें हमने जो बात की थी वो हमने पढ़ा था कि शवर संधि है, शवर संधि को कैसे याद रखा जाए, इससे संबंधित हमने समझने का प्रयास वो किया था। और जो शवर संधि है उसको कैसे याद किया जाए, इसका एक जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स के माध्यम से हमने एक डायग्राम है वो समझाने का प्रयास किया था कि आप इस डायग्राम को अगर याद रखते हुए अगर हम शवर संधि है वो पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। फिर हमने बात की भाई शवर संधि है, वैसे संधि के तीन भेद है। पहली शवर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है और तीसरी विसर्ग संधि है। फिर हमने बात की थी भाई शवर संधि है। शवर संधि के भी साहब जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं साहब? 5 भेद होते हैं। अब शवर संधि की जो 5 भेद है वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो है दीर्घ है, दूसरा है गुण है, तीसरा वृद्धि है और चौथा कौन सा हो जाएगा? यण है। पांचवा कौन सा हो जाएगा? अयादि संधि हो जाता है। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा जो सेशन चलेगा वो किससे चलेगा? तो वो चलेगा साहब दीर्घ संधि से, जिसको हम बोला करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि है उसको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करेंगे कि दीर्घ स्वर संधि है इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है, कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, कैसे इसकी पहचान होती है। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा साहब, दीर्घ स्वर संधि है उसका जो निर्माण होता है वो होता है 3 प्रकार से कि पद के अंत में अ होगा तो भी आ हो जाएगा, अ होगा आ होगा तो भी आ हो जाएगा। यानी कि इन चारों ही परिस्थितियों में क्या हो जाता है साहब? आ है वो हो जाएगा। यानी कि कोई भी शब्द होगा उसका दीर्घ रूप है वो बन जाएगा। इन चारों ही प्रकार से क्या बन जाएगा साहब? दीर्घ रूप है वो बन जाएगा। पहचान कैसे आएगी? कोई भी शब्द आएगा उसमें एक मात्रा आएगी, साथ में क्या आएगी साहब? यानी कि आ की मात्रा आने वाली है, वहां पर क्या बन जाती है? तो वहां पर बन जाती है आपकी दीर्घ संधि। दूसरा क्या है साहब? तो दूसरा जो दीर्घ संधि है वो बनती है यहां पर कि अगर ई वाला जो पैटर्न है, ई से अगर ई बनता है तो वहां पर भी क्या बन जाती है साहब? दीर्घ संधि है वो बन जाएगी। ई के बाद में अगर ई होता है तो वहां पर भी क्या बन जाती है? दीर्घ संधि है वो बन जाएगी। यानी कि कोई भी शब्द आएगा उसमें एक मात्रा एक ऐसे, यानी कि जो दीर्घ ई है उसकी मात्रिक चिन्ह है वो आने वाला है। और तीसरा क्या है भाई? तो दीर्घ संधि है वो बनती है वो इस प्रकार से बनती है कि अगर ऊ के बाद में अगर ऊ आएगा यानी कि दीर्घ ऊ है ना, या रेशव ऊ है, इन सभी में भी क्या बनती है साहब? दीर्घ रूप है वो बनता है। इनका भी दीर्घ रूप है वो बन जाएगा। यानी कि कोई भी शब्द आएगा उसमें मात्रा आएगी ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों ही रूपों में जो संधि बनती है दीर्घ संधि है, इसका जो निर्माण है वो होने वाला है। हम जो बात करने वाले हैं बेटा, पहले तो हम ये वाला पैटर्न पढ़ेंगे, फिर ये वाला पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे साहब? ये वाला है वो पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी शब्द आए उसको हम देखते कैसे पहचान करें। तो जैसे कि आ गया साहब, ये आ गया आपका नैनाभिराम, नैनाभिराम आ गया। अब नैनाभिराम आ गया तो इस शब्द को देखते ही देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखो आ की मात्रा आ रही है क्या? ऐसे आ गया साहब, यहां पर आ गया प्रतीक आ गया। अब देखो यहां पर अगर आप देखेंगे, देखो यहां पर एक की मात्रा आ गया क्या? है ना? ऐसे अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आ गया साहब हमारे पास में आ गया वधुल्लास, वधुल्लास आ गया। देखो यहां पर दो में ऊ की मात्रा आ गई क्या? तो जहां पर आ की मात्रा, ए की मात्रा या ऊ की मात्रा आती है वहां पर क्या बनती है? दीर्घ संधि का निर्माण है वो होने वाला है। हम जो बात करेंगे यहाँ पर इस पैटर्न से कैसे उदाहरण बनेंगे, फिर ये वाला पैटर्न पढ़ेंगे, फिर ये वाला पढ़ेंगे और फिर इसके बनने वाले जो अपवाद है उनको लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इनके अपवाद है वो बनते हैं। समझ में आ गया साथियों? अब ध्यान दीजिएगा साहब, अगर हम कोई भी शब्द आए उस शब्द को देखते हैं हम कैसे पहचान करें कि यहाँ पर ये ही संधि है यानी कि दीर्घ संधि है। जैसे कि हमारे पास में शब्द आता है साहब स्वार्थ, है ना? ऐसे आ गया स्वावलंबन, स्वावलंबन आ गया, स्वार्थ है, स्वावलंबन है ना? ऐसे आता है साहब स्वाभिमान, स्वाभिमान आता है, ठीक है ना? स्वार्थ है, स्वावलंबन है, स्वाभिमान है। ऐसे आ गया आपका स्वाध्याय है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो संधि है दीर्घ संधि है, इस दीर्घ संधि की दृष्टि से ये काफी अच्छे महत्वपूर्ण उदाहरण है, उनमें से इनमें शामिल वो किया जाता है। इन्हीं को क्यों शामिल किया जाता है साहब? इसका क्या कारण है? इसका कारण बेटा यह है कि ये जो शब्द है इन शब्दों को देखते हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पर वैसे पहले वाला वर्ण आधा अधूरा रहा है, तो क्या यहाँ पर दीर्घ संधि तो नहीं, यण संधि है वो तो नहीं है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनका पहले तो एक बार संधि विच्छेद करते हैं। देखो यहाँ पर जो संधि है ना वो दीर्घ है, कैसे पता चला? यहाँ पर वह है, इसमें ए की मात्रा आई, वा की माँ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, स्व प्लस अर्थ है, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। यहाँ पर देखो ये स्व है, इस व में क्या साहब अ है, और इधर क्या आ गया आपका अर्थ है वो आ गया। इधर अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा साहब? आ हो जाएगा। और मिलाएंगे देखो ये स है, वह में देखो आ मिल जाएगा तो वाह हो जाएगा, और बाकी का ऐसा का ऐसा आ गया, तो ये क्या बन जाएगा आपका? स्वार्थ बन जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर देखेंगे, देखो मात्रा है वो देखो यहाँ पर ही आ रही है, आ की मात्रा और कहीं पर दिख नहीं रही आपको,
तो अब जहां आ की मात्रा इसका मतलब है संधि है, यहाँ पर दीर्घ है साहब। अब ध्यान दीजिएगा साहब, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है स्व प्लस अवलंबन है वो बनता है, स्व प्लस अवलंबन है वो बनता है इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका स्व प्लस अवलंबन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अवलंबन का मतलब होता है साहब सहारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस अवलंबन का तो मतलब क्या होता है, ये जो अर्थ है इसका तो मतलब होता है साहब हित, यानी कि स्व का तो मतलब क्या हो गया, स्व का तो मतलब होता है साहब अपना, इसका तो मतलब हो जाएगा साहब अपना है, और अर्थ का मतलब क्या होता है, हित होता है। तो अपना ही हित देखना है वो क्या कहलाएगा साहब, स्वार्थ वो कहलाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर है स्व और यहाँ पर क्या आ गया आपका अवलंबन। इस अवलंबन का मतलब होता है सहारा, यानी कि खुद व्यक्ति अपना ही सहारा होता है, वो क्या कहलाएगा आपका स्वावलंबन कहलाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ जो हमारे पास में शब्द आया साहब ये वाला, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है स्व प्लस अभिमान है वो बनता है, स्व प्लस अभिमान है, उसे क्या बनता है आपका स्वाभिमान बनता है। अभिमान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मान मर्यादा, मान मर्यादा है उसके रूप में इसका क्या है भाई, इसका अर्थ वो निकलता है। अब यहाँ पर देखो ये स्व है, संधि कहाँ पर होती है साहब, तो संधि होती है प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण हो और द्वितीय पद का क्या होना चाहिए साहब पहला वर्ण होना चाहिए। यहाँ जो शर्त होती है उस शर्त के आधार पर क्या होती है साहब संधि होने वाली है, इस शर्त के आधार पर क्या होती है साहब संधि होने वाली है। तो इधर ए और ए मिलकर क्या हो गया साहब आ हो गया है ना, आ हो गया। अब मिलाएंगे, ये देखो स है वह में आ मिलकर तो वाह हो गया और शेष क्या आ गया, ऐसा का ऐसा आ गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास में स्वाभिमान भवु बन गया। स्व का मतलब अपना हो गया, अपना अभिमान का मतलब हो गया मान मर्यादा, अपनी ही मान मर्यादा का ध्यान रखना है वो क्या कहलाएगा स्वाभिमान। ऐसे आता है स्व प्लस अवलंबन, स्व का मतलब अपना हो गया, अवलंबन का मतलब सहारा हो गया है ना। ऐसे देखो यहाँ पर है स्वाध्याय, स्वाध्याय का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है साहब स्व प्लस अध्याय। अध्याय का मतलब क्या होता है, अध्याय का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करने का कार्य है वो क्या कहलाएगा स्वाध्याय कहलाता है। तो यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, ये श है, पहला पद का अंतिम वह है, वह में ए है और आगे क्या आ गया साहब अध्याय है वो आ गया। इधर ए और ए मिलकर क्या हो गया साहब आ हो गया। मिलाएंगे, ये देखो स है, वह मेरे को आ मिलकर तो वाह हो गया और शेष क्या आ जाएगा ऐसा का ऐसा आ गया। तो ये क्या बन गया भाई स्वाध्याय है वो बन गया। स्व का मतलब अपने द्वारा, अध्याय का मतलब अध्ययन करना है, अपने खुद द्वारा अध्ययन करने का कार्य होगा वह क्या कहलाएगा स्वाध्याय कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अध्याय जो शब्द है ना इसका जो संधि विच्छेद करते हैं तो इसका बनता है अधि प्लस आई, यहाँ पर तो यण संधि हो जाएगी और यहाँ पर क्या है स्वाध्याय, इसमें क्या हो जाएगा साहब आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये व्यंजन जो हमारी दीर्घ संधि है उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है साहब। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, इन्हीं को ही महत्वपूर्ण क्यों माना गया, इसलिए माना गया है कि जैसे हमारे पास में शब्द आता है साहब स्वागत। अब स्वागत जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है सु प्लस आगत है वो बनता है। समझ में आ गया क्या। एक आता है हमारे पास में आ गया साहब स्वस्ति है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनता है साहब सु प्लस अस्ति, सु प्लस अस्ति से क्या बनता है स्वस्ति है। और एक आता है आपका कौन सा वाला स्वल्प, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है सु प्लस अल्प ना वो बनता है। ये चारों जो उदाहरण है, तीन चार जो उदाहरण आपके सामने लिखे गए हैं ये सारे उदाहरण है वो तो किसके हो गए, ये तो हो गए साहब यण संधि के, ये तो यण स्वर संधि है उसके क्या हो जाएंगे साहब ये उदाहरण हो जाएंगे। तो इनमें तो यण स्वर संधि है ना, और इनमें क्या हो जाएगी साहब दीर्घ संधि हो जाएगी, इनमें हो जाएगी दीर्घ संधि। अब ध्यान दीजिएगा साहब, ये तो है दीर्घ संधि के, ये है यण संधि के। अब ये महत्वपूर्ण क्यों थे, क्यों इसको महत्वपूर्ण है वो माना गया है, ये इसलिए माना गया है कि एग्जामिनर क्या करता है इनमें से चार उदाहरण है ना, चार जो उदाहरण चार विकल्प बनाता है वो क्या कर देता है, एक तो देता है स्वाभिमान, एक आता है स्वाध्याय है ना, एक क्या देता है स्वागत देता है और एक क्या देता है आपका ये दे दिया साहब स्वार्थ वो दे दिया। और फिर पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा विकल्प है जहां पर दीर्घ संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। समझ में आ गया क्या। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी देखो से पहले वह आधा आ रहा है और यहां पर देखो वैसे पहले से आधा आ रहा है, आ गया क्या समझ में। तो कई बार हमसे गलती हो जाती है कि यहां पर हम दीर्घ संधि करें, दीर्घ संधि करें या यण संधि करें। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जहां पर स्व का मतलब अपना होता है अगर अपने से संबंधित अर्थ आएगा तो वहां पर तो हो जाएगी दीर्घ संधि, और जहां पर अच्छे के रूप में आएगा वो क्या हो जाएगा साहब आपका यण संधि हो जाएगी। जैसे क्या है सु प्लस अल्प से स्वल्प बन गया, सु का मतलब अच्छा, अल्प का मतलब थोड़ा है, अच्छा हो थोड़ा भी हो अच्छा भी हो है ना। ऐसे आ गया आपका सु प्लस आगे से क्या बन गया साहब स्वागत है वो बन गया, सु का मतलब अच्छा रागत का मतलब आना है
है ना। सु प्लस अस्ति से क्या हो गया आपका स्वस्ति हो गया। सु का मतलब अच्छा, अस्ति का मतलब होना या रहना है। अच्छा होना या रहना है वो क्या कहलाएगा, स्वस्ति कहलाता है। तो अब हमारा जो आंसर है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यण स्वर संधि होगा, वहां भी ये व और रह इनका प्रयोग होता है और यहाँ पर भी इनका प्रयोग होने वाला है। लेकिन यहाँ जो यण संधि में बनेंगे वो अच्छे के रूप में बनेंगे और दीर्घ संधि में बनेंगे वो अपने के रूप में बनने वाले हैं। अपना जो अर्थ है उससे संबंधित अर्थ का बोध कराएंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा आपका श्व और अच्छे के रूप में आएगा वहां पर क्या हो जाएगा आपका सु उपसर्ग हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए ये उदाहरण है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे देखो साथियों, जैसे कि हमारे पास में और मैं अगर बात करूं, जैसे कि हमारी जो अग्नियां है, जैसे आ गया साहब जठरा अग्नि है ना, ऐसे आ गया आपका वड़वा अग्नि है, जठरा अग्नि है, वड़वा अग्नि है और ऐसे आ गया साहब आपका दावा अग्नि है। ये तीनों अग्नियां है वो हमारी हिंदी में प्रसिद्ध हैं साहब, है ना। तीनों जो संधि जो अग्नियां है वो हिंदी में प्रसिद्ध रही हैं। अब देखो इनका क्या संधि विच्छेद होगा, किस रूप में संधि विच्छेद होगा। देखो यहाँ पर जठर अग्नि है ना, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं साहब, तो इसका संधि विच्छेद होता है साहब जठरदन अग्नि, जठरदन अग्नि होता है। जठर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पेट, पेट हो गया, और अग्नि का मतलब क्या हो गया, आग हो गया। यानी कि पेट में जब आग लगती है वो जठराग्नि कहलाती है। पेट में आग कब लगती है साहब, तो पेट में आग लगती है जब अत्यधिक भूख लगती है। जब अत्यधिक भूख लगेगी तो क्या होगी साहब, जठराग्नि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संधि कहाँ पर होती है साहब, संधि होती है प्रथम पद का अंतिम वर्ण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, र है। र में क्या है साहब, तो र में हो जाएगा अ है। इधर क्या आया, इधर आया साहब अग्नि है वो आता है। इधर अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये हो गया जठ, ये र में आ मिलकर रा हो गया और बाकी का ऐसा गया। तो ये क्या बन गया, जठराग्नि बन गया। यानी कि पेट में लगने वाली आग है, यानी कि अत्यधिक भूख है, वो जठराग्नि के रूप में प्रयोग होती है। अब समझिएगा, इस जठराग्नि को जठरा नल भी बोला करते हैं। जठरा नल है ना, जठरा नल है ना, वो भी बोला करते हैं जठरा नल। अब जठरा नल है ना, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा जठर प्लस अनल। अनल का मतलब भी क्या होता है, आग ही होता है, और अग्नि का मतलब भी क्या होता है, आग ही होता है। तो जठरा अग्नि भी बोलता है और जठरा नल है वो भी बनता है। ऐसे देखो यहाँ पर देखेंगे, देखो और मात्रा कहीं नहीं दिख रही ना आपको, मात्रा कहाँ पर दिख रही है, वा में, और वा में किसकी मात्रा साहब, आ की मात्रा। इसका मतलब संधि तो कौन सी है, दीर्घ है। अब संधि विच्छेद करते हैं, इसका संधि विच्छेद होता है वडवादन अग्नि। वडवादन अग्नि से क्या बनता है, वडवाग्नि बनता है। इस वडवा का मतलब क्या होता है, तो वडवा का मतलब होता है साहब समुद्र, समुद्र। तो समुद्र और अग्नि का मतलब आग हो गया। तो समुद्र में लगने वाली जो आग है वो क्या कहलाएगी, वडवाग्नि कहलाती है। अब देखो यहाँ पर ये वड, यहाँ पर पहला पद का अंतिम वाह है, वाह में आ है। इधर क्या आया साहब, तो इधर आया अग्नि आया। इधर आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा वड, इस व में देखो आ मिल जाएगा तो वाह हो जाएगा, और शेष क्या आ जाएगा, ऐसा कैसा गया। तो ये क्या बन जाएगा साहब, वडवाग्नि बन जाएगा। इसका दूसरा रूप भी बनता है, क्या बनता हुआ है, तो इसका वर्ड दूसरा रूप बनता है वडवानल। वडवानल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साहब वही वडवा प्लस अनल हो जाएगा, है ना। वडवा का मतलब क्या हो जाएगा, तो वडवा का मतलब समुद्र है, अनल का मतलब आग हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग है वो क्या कहलाएगी, वडवानल कहलाती है। इधर देखो यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है साहब दावा प्लस अग्नि। दावा प्लस अग्नि है वो बनता है। दावा का मतलब होता है साहब जंगल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। और अग्नि का मतलब क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। जब जंगल में आग लगती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी दावानल है वो कहलाती है। तो यहाँ पर दा पहला पद का अंतिम वाह है, वाह में आ है, और इधर क्या आ गया बेटा, इधर आ गया अग्नि। इधर आ और है मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये दा है, वह में देखो आ मिल जाएगा तो वाह हो जाएगा, और बाकी का ऐसा आ गया। तो ये क्या बन गया, वडवाग दावाग्नि है वो गया। यानी कि जंगल में लगने वाली आग है वो क्या कहलाएगी, दावाग्नि कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है दावा प्लस अग्नि बनता है। दावा प्लस अग्नि बनता है। दावा का मतलब क्या हो जाएगा, वो दावा प्लस अनल है हो जाएगा। ये जो है ना, यहाँ पर देखो इसका दूसरा रूप है वो बनता है दावा नल भी बनता है ना, दावा नल भी बनता है। दावा नल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका दावा प्लस अनल। दावा प्लस अनल से दावा नल हो जाएगा। तो दोनों ही रूप बनता है। ये जो शब्द है ना, कौन सा वाला साहब, तो ये वाला जो है, ये वाले जो हैं जठरा नल है, वडवानल है, दावानल है, ये हमारे जो एक तो पहुंचा जाता है संधि में,
और दूसरा पूछा जाता है शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है ना, वहां पर पूछा जाता है कि एक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, वो भी क्या होता है, संपूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ होता है। तो वहां पर भी इनका प्रयोग है वो होने वाला है। तो ये इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, इस प्रकार से ये बनते हैं। आ गया समझ में? ये कुछ उदाहरण है साहब जिसमें क्या होता है, एक जो शब्द है इन शब्दों में क्या हो रही है, आपकी दीर्घ संधि हो रही है, ठीक है ना। ऐसे मिलते जुलते और उदाहरण है जहां पर हमें एग्जामिनर है वो भ्रमित करने का प्रयास करता है, अगर ऐसा करे तो भी हम भ्रमित ना हो, है ना। तो कौन कौन से उदाहरण है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी रहे हैं। देखो जैसे हमारे पास में शब्द आ गया साहब ये वाला, है ना, ये आ गया साहब शस्त्र शस्त्र है ना। इसी प्रकार से आ गया साहब कृष्णा अर्जुन है, शस्त्र शस्त्र है, कृष्णा अर्जुन है, ठीक है ना, कृष्णा अर्जुन है, शुभ शुभ है। अगर ऐसा आ जाए तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, है ना। शुभ शुभ है, कृष्णा अर्जुन है। अब ध्यान दीजिएगा साहब, इनका अगर मैं बात करूं, इनसे आपसे पूछा जाएगा संधि में दो ही प्रकार से प्रश्न आता है कि बताओ इस शब्द में कौन सी संधि है, ये इसका संधि विच्छेद क्या होने वाला है, ऐसे ही प्रश्न आता है। अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो यहां पर कहीं नहीं दिख रही ना मात्रा, एक ही जगह दिख रही है ना, इसका मतलब है कि यहां पर आ की मात्रा है, और आ की मात्रा है, इसका मतलब संधि तो दीर्घ होने वाली है। अब समझो साहब, यहां पर जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद होता है शस्त्र धन अस्त्र। शस्त्र धन क्या आ जाएगा साहब, अस्त्र है हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, शस्त्र क्या होता है, अस्त्र क्या होता है। शस्त्र का मतलब होता है हाथ में रखकर चलाया जाने वाला जो हथियार होगा वो तो क्या कहलाएगा, शस्त्र, और जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होगा वो क्या कहलाता है साहब, अस्त्र कहलाता है। समझ में आ गया क्या? तो जहां हाथ में रखकर और फेंक कर चले जाने वाले हथियार हो वह क्या कहलाता है, आपका शस्त्रास्त्र कहलाता है। आ गया समझ में? संधि कहां पर होती है साहब, तो संधि होती है प्रथम पद का तो अंतिम वर्ण को, और द्वितीय पद का क्या होना चाहिए साहब, पहला वर्ण है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। अब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा स, ये श, त्रय में देखो आ मिल जाएगा तो हो जाएगा त्रा, और शेष क्या आ गया, ऐसा का ऐसा आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, शस्त्रास्त्र बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आ गया कृष्ण अर्जुन, संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता साहब कृष्णा धन अर्जुन, है ना। ये बन जाएगा कृष्ण प्लस अर्जुन से क्या बन जाएगा, कृष्ण अर्जुन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साहब कृष्ण धन अर्जुन है वो हो जाएगा, कृष्ण धन अर्जुन है वो, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। तो ये क्री है, ये श है, पहला पद का अंतिम न है, न में अ है, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया साहब अर्जुन आ गया। इधर अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये हो जाएगा क्री, ये आ जाएगा श, न में देखो आ मिल गया तो हो गया ना, और शेष क्या आ गया, ऐसा का ऐसा आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, कृष्णा अर्जुन बन जाएगा। यानी कि जहां कृष्ण भी रहते हैं अर्जुन भी रहते हैं वो क्या कहलाएगा आपका, कृष्ण अर्जुन कहलाएगा। या जो कृष्ण से संबंधित हो, जो अर्जुन से संबंधित हो वो क्या कहलाएगा आपका, कृष्ण अर्जुन कहलाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आ गया शुभाशुभ, शुभाशुभ का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है शुभ धन अशुभ है ना, वो बनता है शुभ धन अशुभ है ना, इसका संधि विच्छेद बन जाएगा। तो ये देखो सु है, ये पहला पद का अंतिम ब है, ब में अ है, और इधर क्या आ गया साहब अशुभ है ना वो आ गया। इधर अ और अ मिलकर क्या हो गया साहब, आ हो गया। अब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सु, ब में देखो आ मिल गया तो भा, और ये क्या आ गया, ऐसा का ऐसा आ गया। तो शुभ का मतलब अच्छा है, अशुभ का मतलब जो अच्छा नहीं है। तो जहां शुभ अच्छा भी हो और अच्छा नहीं भी हो वह क्या कहलाएगा आपका, शुभाशुभ कहलाता है। तो अगर इतना बड़ा शब्द आए तो भी हमें पहचान, अगर हम थोड़ा सा हमें संधि जो डायग्राम हमने समझने का प्रयास किया था वो डायग्राम अगर हमें याद होता है तो हमें फिर इस प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं आती है, हम आराम से उन प्रश्नों को आराम से सोल्व कर पाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे देखो साथियों और कुछ उदाहरण हैं जो हमें परेशान करते हैं साहब एग्जाम में। कैसे? जैसे कि हम बात करें साहब यहां पर आ गया कुशासन, है ना, कुशासन आ गया। ऐसे आ गया साहब कारावास, इसी प्रकार से आता है साहब कारागार, कारागार है होता है। ऐसे आता है साहब आपका कुशासन है ना, कारागार है, कारावास है। ऐसे आ गया मेघालय, मेघालय आ गया। अगर ये शब्द हमसे पूछा जाए कि बताओ इनमें संधि कौन सी है, ये इनका संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो अब एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई भी शब्द होगा अगर जहां देखो यहां पर ही मात्रा आ रही है ना, एक ही जगह मात्रा आ रही है, किसमें, कुशासन में, शाह में आ की मात्रा आ रही है। जहां मात्रा आ रही है आ की, इसका मतलब दीर्घ संधि हो गई। एक बात ये हो गया। दूसरी बात क्या है साहब कि जहां जहां आ की मात्रा आ रही है संधि विच्छेद भी वहीं से होगा।
तो कहां से होगा साहब, तो यहां से हो जाएगा साहब, इसका संधि विच्छेद होगा कुश प्लस आसन हो जाएगा, कुश प्लस आसन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये कु है, ये स है, स में देखो साहब ए है, इसके बाद में क्या आया, आसन आया। बताओ ए और आ मिलकर क्या हो जाएगा साहब, आ हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो ये देखो कु है, स में देखो आ मिल गया तो सा हो गया, और शेष क्या आ गया साहब, ऐसा का ऐसा गया। तो ये क्या बन जाएगा, कुशासन बन जाएगा। कुश का मतलब क्या होता है, तो कुश का मतलब होता है साहब तीखा, नकुला, कांटों भरा, कष्टों भरा। आसन का मतलब होता है बैठने का स्थान, यानी कि वह स्थान जहां बैठने में कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, है ना, वह क्या कहलाता है, आपका कुशासन कहलाता है। इसी प्रकार देखो कारावास है, कारावास में देखो यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है साहब काराधनवास, काराधन आवास है ना, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, काराधन है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साहब, काराधन आवास हो जाएगा। इस कारा का मतलब होता है दंड, इसका मतलब क्या होता है साहब, दंड होता है। आवास का मतलब क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, यानी कि वह घर जहां क्या दिया जाए, दंड दिया जाए, वह क्या कहलाएगा, आपका कारावास कहलाता है। तो ये का, ये पहला पद का अंतिम रा है, रा में आ है साहब, उसके बाद में क्या आ गया, तो इधर आ गया आवास। बताओ इधर ए और आ मिलकर क्या रहेगा, आ ही रहेगा। मिलाएंगे तो ये देखो का है, रे में देखो आ मिल गया तो रा हो गया, और शेष क्या आ गया, वास आ गया। तो ये क्या बन गया, कारावास बन गया, यानी कि दंड देने का जो स्थान है या घर है वह क्या कहलाएगा, आपका कारावास है, उसके लिए प्रयोग होता है। इसी प्रकार देखो कारागार है, कारागार का भी संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है साहब काराधन आगार, काराधन आगार। आगार का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है घर, और कारा का मतलब क्या होता है, दंड होता ही है ना। तो यहाँ पर भी कारागार है, इसका भी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, काराधन आगार से कारागार है वो बन जाता है, काराधन आगार से कारागार का शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर भी संधि है वो कौन सी हो जाएगी साहब, आपकी दीर्घ संधि है वो हो जाती है, यानी कि दीर्घ संधि से बनने वाला उदाहरण हो जाएगा। इधर देखो यहाँ पर देखेंगे तो मात्रा देखो यहाँ पर किसकी आ रही है, आ की, तो इसका संधि विच्छेद होगा साहब मेघधन आले, है ना, मेघधन आले। मेघ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साहब बादल, इसका मतलब क्या होता है, बादल होता है, और आले का मतलब क्या हो जाएगा, घर। बादलों का जो घर होगा वो क्या कहलाएगा, मेघालय कहलाता है। तो ये मे है, ये ग है, ग में क्या साहब ए है, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया साहब आले आ गया, इधर ए और आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये देखो मे है, ग में आ मिल गया तो घा हो गया, शेष क्या आ गया साहब, ऐसा का ऐसा गया। तो ये क्या बन गया, मेघालय बन गया, यानी कि बादलों का जो घर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मेघालय कहलाता है ना। बादलों का जो घर होगा वो क्या कहलाएगा, मेघालय है, उसके लिए प्रयोग होता है। मेघालय को बादलों का घर ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेघालय की जो आकृति होती है ना वो इस प्रकार की चाप की आकृति है। अब अगर बादल यहाँ टकराएंगे तो भी बारिश यहीं करेंगे, यहाँ टकराएंगे तो भी बारिश यहीं करेंगे, यहाँ टकराते हुए ऐसे आएंगे तो भी बारिश क्या करेंगे साहब, यहीं करेंगे। तो यहाँ अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो बारिश वाला जो स्थान है वो मेघालय है, और मेघालय में भी चेरापूंजी है और मासीराम मेघालय, ये दो जगह है जहां चेरापूंजी जो जगह थी पहले सर्वाधिक बारिश वहां होती थी। अभी जो वर्तमान में जो सर्वाधिक बारिश हो रही है वो मासीराम में ही हो रही है। मासीराम किसका भाग है या किसका राज्य है, तो वो मेघालय का भाग है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है बादलों का घर के रूप में है वो क्या कहलाता है साहब, मेघालय है, वो कहलाने वाला है। समझ में आ गया होगा। तो ये जो दीर्घ संधि है, इस दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण है जहां देखने में तो हमें लगता है कि साहब यहाँ पर संधि कौन सी होने वाली है, या यहाँ पर शवर संधि है या व्यंजन संधि है क्या, तो ये शवर संधि के उदाहरण है। शवर संधि में भी किसके उदाहरण है साहब, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण होने वाले हैं। ऐसे देखो अगर मैं बात करूं इस प्रकार के अगर उदाहरण आ जाए, कौन सा आ जाए, जैसे कि आ जाए साहब हमारे पास में, जैसे कि आ जाए साहब विद्यालय, है ना, विद्यालय, जैसे कि आ जाए साहब शिवालय, विद्यालय आ जाए, शिवालय आ जाए, जैसे कि आ जाए साहब देवालय, है ना, देवालय आ जाए। इसी प्रकार से आ जाए साहब चिकित्सालय, क्या आ जाए, चिकित्सालय आ जाए। इसी प्रकार से क्या आ जाए साहब, तो जैसे कि आ जाए साहब प्रतीक्षालय, है ना, प्रतीक्षालय आ जाए। इस प्रकार के शब्द आ जाए तो भी हम आराम से कर पाएंगे कि साहब यहाँ पर जो संधि होने वाली है वो भी दीर्घ संधि होने वाली है। और कैसे उदाहरण आ सकते हैं साहब दीर्घ संधि में, तो यहाँ पर आ जाए साहब ऐसे, जैसे आ गया सौभाग्य, सौभाग्याकांक्षणी, है ना, सौभाग्याकांक्षणी है, इतना लंबा शब्द आ जाए ना तो भी हम आराम से कर पाएंगे, है ना। इसी प्रकार से जैसे कि आ जाए हमारे पास में आ जाए साहब प्रेरणास्पद, प्रेरणास्पद है ना, वो आ जाए तो भी हम आराम से संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद भी कर लेंगे और संधि की पहचान है वो भी कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। सौभाग्याकांक्षणी है, प्रेरणास्पद है ना।
इसी प्रकार देखो अब इनका संधि विच्छेद करते हैं साहब। इनका जो संधि विच्छेद है कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर विद्यालय है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा साहब ऐसे, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय है ना, वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। विद्या का मतलब क्या हो गया, ज्ञान हो गया, और आलय का मतलब घर हो गया, यानी कि जहां ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो घर क्या कहलाएगा, विद्यालय कहलाता है। अब देखो विद्या में धा में क्या है, आ है, इधर आलय में क्या गया, आ गया, तो भी क्या बन जाएगा साहब, आ है, वो बन जाएगा। ऐसे आता है साहब शिवालय, शिवालय में क्या होता है, तो ये भी बनता है शिवधन आलय, शिव का मतलब भगवान शिव, और आलय का मतलब घर हो जाएगा, तो भगवान शिव का घर है वो क्या कहलाएगा साहब, शिवालय कहलाता है। ऐसे देखो बेटा यहाँ पर क्या है, देवालय में, देखो यहाँ पर है ना मात्रा, तो संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका संधि विच्छेद होता है देवधन आलय, देव का मतलब देवता, और आलय का मतलब घर हो जाएगा, देवताओं का घर होगा वो क्या कहलाएगा साहब, देवालय है वो कहलाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर आता है साहब चिकित्सालय, चिकित्सालय का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है चिकित्साधन आलय, चिकित्सा का मतलब क्या होता है, तो उपचार होता है, आलय का मतलब क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा, यानी कि वह घर जहाँ क्या किया जाए, उपचार मिलता है ना, वह घर जहाँ पर उपचार किया जाता है या उपचार होता है, यानी कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होता है, तो चिकित्सालय है वो आ जाएगा। ऐसे देखो प्रतीक्षालय है, इसका संधि विच्छेद करते हैं साहब, तो इसका संधि विच्छेद होता है प्रतीक्षाधन आलय, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतीक्षाधन आलय, प्रतीक्षा का मतलब क्या होता है, इंतजार होता है, आलय का मतलब घर हो जाएगा, यानी कि वह घर जहां बैठकर क्या किया जाता है, इंतजार किया जाता है, वो प्रतीक्षालय कहलाता है। अब प्रतीक्षा में देखो सामने आ है और आलय में क्या आ गया आपका, आ गया, तो भी क्या बन जाएगा साहब, आ है वो बन जाएगा। इधर चिकित्सा में क्या है, सामने आ है, आलय में क्या आ गया साहब, आ गया, तो भी क्या बन जाएगा, आ है वो बन जाएगा। ऐसे देखो सौभाग्याकांक्षी है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है साहब सौभाग्य, है ना, सौभाग्य धन आकांक्षणी है वो बनता है साहब, सौभाग्य धन आकांक्षणी हो जाएगा। सौभाग्य का मतलब अच्छे भाग्य की, आकांक्षणी मतलब आकांक्षा रखने वाली, अच्छे भाग्य की आकांक्षा रखने वाली है वह क्या कहलाएगी, सौभाग्य आकांक्षणी कहलाती है साहब। अच्छे भाग्य की आकांक्षा रखने वाली, अच्छे भाग्य की इच्छा रखने वाली है वो क्या कहलाएगी, आपकी सौभाग्य आकांक्षणी कहलाती है। अगर इतना बड़ा शब्द आ जाए तो भी हमें आराम से संधि विच्छेद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे देखो साहब आ की मात्रा आ रही है, जहाँ आ की मात्रा आती है वहां दीर्घ संधि होती है, तो ये क्या हो जाएगा साहब, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पर प्रेरणास्पद है, प्रेरणास्पद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी किसकी मात्रा आ रही है, ना की मात्रा आ रही है, संधि विच्छेद करते हैं साहब, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रेरणाधन आयुष्पद, प्रेरणाधन आयुष्पद है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रेरणा का मतलब क्या होती है साहब, प्रेरणा होती है, आयुष्पद का मतलब स्थिति या परिस्थिति होती है, यानी कि हमें प्रेरणा देने वाली स्थिति या जो परिस्थिति होगी वो क्या कहलाएगी, प्रेरणास्पद कहलाती है। ऐसे देखो यहाँ पर आता है नैनाभिराम, नैनाभिराम आ गया, अब नैनाभिराम आ गया तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, देखो यहाँ पर नाम आ क्या रहे, तो इसका संधि विच्छेद होगा साहब नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नयन का मतलब नेत्र होता है, अभिराम का मतलब होता है साहब सुंदर, यानी कि जिनके नेत्र सुंदर होते हैं वो क्या कहलाएगा आपका, नयनाभिराम कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे देखो यहाँ पर आता है, जैसे कि हमारे पास में शब्द आया साहब चरणामृत, चरणामृत आया, चरणामृत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है चरण धन अमृत, यानी कि जिनके चरण ही कैसे हो, अमृत के समान हो, जिनके चरण ही अमृत के समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं साहब, चरणामृत है वो कहलाता है। चरण अमृत के समान होंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, चरणामृत कहलाने वाला है। ऐसे देखो और उदाहरण है जहां पर दीर्घ संधि बनती है, जैसे कि आता है साहब आपका सूर्यास्त, सूर्यास्त आ गया क्या। अब देखो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो मात्रा है वो कहां पर आ रही है, आ की मात्रा यहां पर आ रही है, संधि विच्छेद करेंगे साहब, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस अस्त है ना, इसका संधि विच्छेद हो जाता है सूर्य प्लस अस्त। तो देखो ये सू है, अब ये जो रह लग रहा है ना किसके ऊपर लग रहा है, ये के ऊपर, तो ये यानी कि जो रह है जिसके ऊपर लगता है उससे पहले इसका उच्चारण होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये के ऊपर लग रहा है तो इसका मतलब ये से पहले आ गया। अब यहाँ पर अगर हम ये में से भी अगर ए निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा, हलेंत बच जाएगा, और आगे क्या है साहब, तो आगे हो जाएगा अस्त हो जाएगा, इधर ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। अब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा सु र, और ये दोनों व्यंजन है, ये में देखो आ मिल गया तो या हो गया। अब ये जो र था ना आगामी वर्ण के ऊपर भेज दिया, और आगे क्या है हमारे पास में स और त, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, यानी कि सूर्य का छिपना है ना, सूर्य का छिपना है वो क्या कहलाएगा आपका, सूर्यास्त वो कहलाता है। देखो ये जो है ना एक अभी उदाहरण आया था, ये आया था, और इसमें पूछ लिया गया कि बताओ इस शब्द में कौन सी संधि होने वाली है। देखो आराम से पहचान कर सकते हैं, ऐसे उच्चारण करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसमें उच्चारण तो जल्दी से होता नहीं है, अनन्य अन्य
है ना, अन्य अन्य होता है। अब देखो यहाँ पर हम संधि विच्छेद है वो तो हम आराम से कर पाएंगे साहब, यहाँ पर या की मात्रा आ गई, आ की मात्रा गई, इसका मतलब है संधि तो दीर्घ होने वाली है। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है साहब अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य से क्या बनता है, अन्य 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 बनता है। तो ये अन्य है, ये न है, ये में क्या साहब है, और इधर क्या आ गया साहब, अन्य है वो आ गया। बताओ और मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये है, न है, ये में देखो आ मिल गया तो या हो गया, और शेष क्या आ गया, ऐसा कैसा आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, अनन्य अन्य हो गया। अनन्य अन्य, अन्य का मतलब दूसरा, अन्य का मतलब दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा दूसरा होता है वो क्या होता है, अनन्य अन्य होता है। ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे आता है मैं अगर बात करूं साव्यव, है ना, जैसे कि आ गया साव्यव वाला, सैदन अव्यय है वो आ गया। तो ये स है, स में क्या साहब है, और इधर क्या आ गया साहब, अव्यय है वो आ गया। बताओ और मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, है ना, आ हो जाएगा। अब स को स में आ मिल गया तो क्या हो गया, सा हो गया, और शेष क्या आ गया साहब, वो ऐसा कैसा आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, शाव्यव हो जाएगा। स का मतलब साथ में, अव्यय का मतलब होता है यानी कि जिसमें कोई खर्चा नहीं होने वाला जो पदार्थ या चीज या वस्तु, तो वह क्या कहलाएगी आपके, शाव्यव है वो कहलाने वाली है। ठीक है ना। जैसे हमारे पास में आ गया साहब रामानुज, है ना, रामानुज आ गया। तो संधि विच्छेद करेंगे बेटा, इसका संधि विच्छेद होगा राम प्लस अनुज। राम का मतलब राम है, अनुज का मतलब छोटा भाई है। तो राम का जो छोटा भाई होगा वो क्या कहलाएगा, रामानुज है वो कहलाने वाला है। राम का जो छोटा भाई होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, रामानुज कहलाता है। तो ये रा तो ऐसा कैसा गया, इसमें में देखो मिल गया तो माँ हो गया, और शेष ऐसा कैसा गया। तो बताओ क्या बन गया, रामानुज बन गया। राम का जो छोटा भाई होगा वो क्या कहलाएगा, रामानुज है वो कहलाने वाला है। तो इस प्रकार से हमने दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि से बनने वाले जो उदाहरण है उसको हमने समझने का प्रयास वो किया है। और भी कई उदाहरण है वो बन सकते हैं, समझ में आ गया होगा। कई उदाहरण हम बन सकते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी कोई भी शब्द हो, उस शब्द में अगर किसी भी शब्द में से अगर उपसर्ग को अलग किया जाता है तो उसका अर्थ वो निकलना चाहिए। यानी कि दो शब्दों का संधि विच्छेद किया जाता है तो दोनों का ही अर्थ वो निकलना चाहिए। अर्थ निकलेगा तो ही सार्थक संधि विच्छेद होगा, अर्थ नहीं निकलता है तो वो सार्थक संधि विच्छेद नहीं माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। आ गया समझ में। अब ये तो हो गया हमारा पहला वाला पैटर्न। कौन सा वाला पैटर्न है भाई, तो यहां पर हमने बात कर लिया साहब ये वाला पैटर्न है ना। ये जो हमारा पैटर्न है इसको लेकर हमने समझने का प्रयास वो किया है। ये वाला जो पैटर्न है हमारा, है ना, इस पैटर्न से बनने वाले जो उदाहरण है वहां पर क्या होता है, तो वहां पर होने वाला है साहब आपका दीर्घ संधि है वो होने वाली। देखो नैनाभिराम है ना, इसका भी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नयन प्लस अभिराम, है ना, नयन प्लस अभिराम। नयन का मतलब क्या होता है, नेत्र होता है। अभिराम का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है सुंदर। तो जो सुंदर नेत्र होंगे वो क्या कहलाएंगे साहब, नयनाभिराम कहलाती है। नयन का मतलब क्या हो जाएगा, नेत्र या आंख, यानी कि जिनकी आंख सुंदर होगी वो क्या कहलाएगा, नयनाभिराम। तो न ये न में अ है, और इधर क्या आ गया साहब, इधर आ गया अभिराम है वो आ गया हमारे पास में। इधर अ और अ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, नयनाभिराम बन जाएगा। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे साहब ये वाला दूसरा वाला जो पैटर्न है उससे किस प्रकार के उदाहरण है वो बनते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा साहब, इसमें है ना ज्यादातर जो दो प्रकार से ये जो पैटर्न है वो बनता है। कौन सा वाला, ई वाला पैटर्न है वो दो प्रकार से बनता है। एक तो बनता है साहब यहाँ पर उपसर्ग है उनसे बनता है, और एक बनता है ये स्त्रीलिंग शब्दों से बनता है। यानी कि कोई भी शब्द आएंगे ना शब्दों से भी, ये इस प्रकार से दो प्रकार से ये रूप है वो बनता है। तो इस पैटर्न से कैसे कैसे उदाहरण बनते हैं उनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। देखिएगा साहब इससे कैसे आएंगे, जैसे कि हमारे पास में आ गया साहब प्रतीक आ गया, है ना, ऐसे आ गया साहब प्रतीत आ गया, प्रतीक है, प्रतीक है। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा साहब आपका, तो जैसे कि आ गया साहब आपका प्रतीक, प्रतीत आ गया, प्रतीक आ गया, है ना। इसी प्रकार से आ गया वीक्षण आ गया, वीक्षण आ गया, और क्या आ गया साहब आपका वीक्षक है वो आ गया, है ना, वीक्षक है, वीक्षण है, ये आ गई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा साहब, यहां आपसे पूछा गया कि बताओ इन शब्दों का संधि क्या होगी, इन शब्दों में संधि क्या होने वाली है, या इसका संधि विच्छेद है वो क्या होने वाला है। तो यहां हम बात करें, देखो प्रतीक है ना, इसमें एक ही जगह मात्रा दिख रही है आपको। अब संधि विच्छेद करते हैं साहब इसका, तो संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस इक है ना, इसका संधि विच्छेद होता है। अब इस प्रति प्लस इक को हमने ऐसे ही संधि विच्छेद क्यों किया, क्या इस संधि विच्छेद हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका
इसका जो संधि विच्छेद है क्या वो ऐसे भी हो सकता है क्या भाई, प्रति प्लस एक अक्ष से करेंगे तो भी क्या बनेगा, यही प्रतीक है वो बनने वाला है। तो क्या ये संधि विच्छेद सही है क्या, ये संधि विच्छेद सही नहीं है साहब। अब ये संधि विच्छेद सही क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। अब प्रति जब भी उपसर्ग होता है तो अंत में ऋस्व स्वर आता है, दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये प्र है, ये तय है, तय में क्या साहब ई है, और इधर क्या आ गया, इक आ गया। इधर ई और ई मिलकर क्या हो गया साहब, दीर्घ ई हो गया। अब मिलाएंगे तो ये देखो प्र है, देखो तय में ई मिल गया, ती हो गया, और शेष क्या आ गया साहब, क्या आ गया। तो ये क्या बन गया, प्रतीक बन गया। तो इसमें संधि कौन सी हो गई साहब, तो इसमें हो गई हमारी दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि का क्या हो गया साहब, उदाहरण वो हो जाएगा। इधर देखो यहाँ पर प्रतीत आता है, तो संधि विच्छेद करते हैं तो इसका बनता है साहब प्रति प्लस इत है ना, वो बनता है। तो ये प्र है, ये तय है, तय में क्या साहब ई है, और इधर क्या आ गया, इत आ गया, है ना, इत आ गया। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो देखो ये प्र है, तय में देखो ये मिल गया, ती हो गया, शेष क्या आ गया, ऐसा कैसा गया। तो ये क्या बन गया, प्रतीत बन गया। इधर देखो यहाँ पर है, इस शब्द को देखेंगे तो देखो यहाँ पर है वीक्षण है। अब वीक्षण है, अगर आप देखेंगे इसमें देखो एक ही जगह मात्रा दिख रही है आपको, किसकी है साहब, एक ही मात्रा है। इसका मतलब है संधि दीर्घ है, इतना तो हमें पता चल ही गया। अब बात करते हैं साहब, दीर्घ संधि तो है, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो इसका संधि विच्छेद होता है साहब ऐसे, ये होता है वी प्लस इक्षण। अब इक्षण शब्द है ना, ऐसे लिखा करते हैं, इक्षण का मतलब होता है देखना। इसका मतलब क्या होता है साहब, देखना होता है। अरबी का मतलब विशेष रूप से, तो विशेष रूप से देखना है वो क्या कहलाता है, आपका वीक्षण कहलाता है। अब इसे वी को हमने ऐसे क्यों लिखा, क्या वी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वी हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग होगा तो अंत में क्या आएगा, ऋस्व स्वर आएगा, दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होगा। आ गया समझ में। तो इसका संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा साहब, वी प्लस इक्षण हो जाएगा। तो ये देखो वह है, वह में ई है, और इधर क्या आ गया, इक्षण आ गया, है ना। इधर ई और ई मिलकर क्या हो गया साहब, दीर्घ ई हो गया। अब मिलाएंगे, वह में देखो ई मिल गया तो वी हो गया, और शेष क्या जाएगा, ऐसा का ऐसा गया। तो ये क्या बन गया साहब आपका, ये बन गया आपका वीक्षण। तो वी प्लस इक्षण से वीक्षण है वो बन जाता है। ऐसे देखो वीक्षक है, तो इसका भी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साहब, तो वी प्लस इक्षक है ना, उसका संधि विच्छेद हो जाता है। तो ये देखो वह है, वह में ई है, और इसके बाद में क्या आ गया, इक्षक है आ गया। इधर ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो गया, मिलाएंगे तो वह में ई मिल गया तो वी हो गया, और शेष ऐसा का ऐसा गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वीक्षक हो जाएगा। तो वी प्लस इक्षक से वीक्षक शब्द का निर्माण हो जाता है। साथियों, ये जो हमारी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि का जो दूसरा वाला पैटर्न है, दूसरा वाला पैटर्न कौन सा वाला, तो ये वाला पैटर्न। इस पैटर्न में इसका जो निर्माण होने वाला है वो कैसे होने वाला है, तो एक तो उपसर्ग से होता है, और एक क्या होता है साहब, ये शब्दों से मिलकर होने वाला है। तो कुछ उपसर्गों को लेकर तो हमने समझने का प्रयास है वो यहाँ पर कर लिया है ना। जैसे कि हमने प्रति उपसर्ग देखा, है ना। इसी प्रकार से वी उपसर्ग है वो बनने वाला है, तो इसे वी उपसर्ग है उससे देख लिया। फिर आगे नी उपसर्ग भी आएगा, फिर आपका वी आ गया, प्रति आ गया, फिर परि उपसर्ग है उससे भी आएगा, और फिर स्त्रीलिंग शब्द हैं उनसे भी क्या बनती है साहब, ये पैटर्न है वो बनता है। ऐसे ही जो उदाहरण है वो हम आगामी जो क्लास है इसमें जो बनने वाले जो और उदाहरण है, इस ई वाला जो पैटर्न है उससे बनने वाले, फिर ऊ से बनने वाले, और फिर इसके अपवाद, उनको लेकर हमारी आगामी जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि देखो इस प्रकार से इनको ध्यान रखा जा सकता है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो हमारा जो संधि वाला जो टॉपिक होगा उसको हम आराम से कर पाएंगे। अगर साथियों, अगर ये जो क्लास है आपको अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को साझा करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम है, बेल आइकन को क्लिक करने का काम है, और क्लास को लाइक और शेयर करने का काम है, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इसको भी आप पूर्ण करेंगे। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं आगामी क्लास में। आगामी जो क्लास होगी उसमें इसी पैटर्न के जो बनने वाले जो और उदाहरण है, और वो वाले पैटर्न है, और उसके बाद में इसके अपवाद हैं, उनको लेकर हम आगामी क्लास है उसमें हम बात कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।